अब मैं आपसे बात करने वाला हूं ग्लोबल रीच पे। अब अगर आप मुझसे पूछें कि ये ग्लोबल रीच जो है, वैश्विक जो हमारी पहुंच बन रही है सोशल मीडिया पर लिखकर, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या इसका सच में कोई फ़ायदा है? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जब आप कोई लेख लिखते हैं, चाहे वो अखबार में छपे, चाहे आप उसको इंटरनेट पे लिखें, जब कभी भी आप ऐसी जगह पे लिखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग उसे पढ़ सकते हैं, तो उसका बड़ा फ़ायदा है, आपकी जानकारी बढ़ती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपके संपर्क बनते हैं, आपका नेटवर्क बनता है। नेटवर्क का सीधा सीधा मतलब है आप ऐसे कई सारे लोगों से जुड़ते हैं जो आपके काम को पसंद करते हैं, जो आपके मतलब के लोग हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपना, अगर आप बिजनेस में हैं तो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, या आप सर्विसेज देते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, आपके उत्पादन और सेवाओं के विस्तार के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि आपकी एक वैश्विक पहुंच हो। साथ ही साथ एक कमाल की बात है कि जब हम इस ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कोई चीज़ लिखते हैं या पढ़ते हैं, किसी और ने लिखी है, आप लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब कोई चीज़ पहुंचती है तो इनके माध्यम से अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे को जानते हैं, अलग अलग लेखनी के बारे में, किस जगह का इंसान कैसी बात लिखता है, ये जानकारी हमें मिलती है। और हमें जो मार्केट है इसको समझने में बड़ी मदद मिलती है कि अगर कोविड टाइम पे किसी ने कोई लेख लिखा और उसने लिखा कि किस प्रकार से रेस्टोरेंट, जो जितने भी ये ढाबे थे, रेस्टोरेंट थे, होटल थे, इन पे क्या फ़र्क पड़ा, तो हमें इस मार्केट को समझने में एक आसानी हुई। तो जब कभी भी हम वैश्विक स्तर पर जाएंगे तो पूरे विश्व में घूम घूम के तो अपने बारे में बता नहीं सकते, सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म हमारे काम के हैं। हम हमारी जानकारी है, हमारे काम की जानकारी है, हमारी योग्यताओं की जानकारी है, ये बहुत सारे लोगों से साझा कर सकते हैं, एक साथ कई सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं थॉटफुल रिफ्लेक्शन की, जिसे बोलते हैं विचारशील चिंतन। देखिए, जैसा मैं पहले भी कहता हूं, तोल मोल के बोल, उसी तरीके से सोच समझ के लिख। जब आप सोचते हैं, जब आप विचार आपके बहुत सारे मन में चल रहे होते हैं, तो उन विचारों को एक सही दिशा देने का तरीका है लिखना। जब आप अपने विचारों को, आपने देखा कई लोग डायरी लिखते हैं, तो जब आप अपने विचारों को कहीं पे लिख लेते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक दस्तावेज बना लेते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही है, खुद के इस्तेमाल के लिए, तो आप देखिएगा जब कभी आप उस डायरी को दोबारा पढ़ेंगे, अगर आप लिखते हैं तो आपको ये इस प्रकार का अनुभव ज़रूर होगा कि जब आप उस डायरी को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको कभी कभी ना अपने विचारों पे एक शंका उभर सकती है कि क्या मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या सच में ऐसा है जो मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि उस वक्त जो विचार उमड़ रहे थे उनके साथ कुछ भावनाएं भी जुड़ी हुई थी। तो इन्हीं चीज़ों को जब आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है आपको स्पष्टता आए कि ये विचार आपका प्रभावित था या ये विचार आपका मूल विचार है। आप ध्यान से समझिए मेरी इस बात को कि लिखने से आपके विचारों पे फर्क पड़ता है और आपके विचारों से आपकी लेखनी पर फर्क पड़ता है। तो ये एक पूरा गोला है जो दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप जैसा सोच रहे हैं आप वैसा लिख रहे हैं, और आप जैसा लिख रहे हैं उससे आपके आने वाले विचार प्रभावित होंगे। तो जब कभी भी आप चिंतन में रहते हैं, सोचते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं लिखकर, तो ये आपको मदद करता है आपके विचारों को मजबूती देने के लिए, स्पष्टता देने के लिए। साथ ही साथ विचारशील चिंतन में आपको मौका मिलता है कि आप मूल्यांकन कर सकें चीज़ों का, आप जांच सकें चीज़ों को कि जैसा बोला गया था, जैसा सोचा गया था, क्या वैसा ही हुआ। जब आप इसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, एक दस्तावेज बना रहे हैं, तो जो कुछ भी घटना घटी या जो कुछ भी घटना घटनी चाहिए थी, क्या चीज़ें ठीक उसी प्रकार से हुई, ये हमें मौका मिलता है जब हम विचारशील तरीके से चिंतन करते हैं। सिर्फ चिंतन करने से बात नहीं बनेगी, विचारशील तरीके से चिंतन करना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, विचारशील चिंतन में मुझे एक चीज़ समझ में आती है, जो मुझे पसंद आती है, उसको बोलते हैं एनालिसिस। किसी भी चीज़ पे ध्यान से सोचना, समझना और उसको छोटे छोटे घटकों में बांटना, तोड़ लेना। पूरी घटनाक्रम था, उसके छोटे छोटे हिस्सों में जब आप उसे बांटते हैं तो आपको हर हिस्से को समझने का मौका मिलता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पे कहीं कोई घटना घटी
और एक व्यक्ति पुलिस थाने में जाके उसकी रिपोर्ट लिखाना चाहता है। अब वहां पुलिस थाने में जो भी ऑफिसर उनको मिला, वो ऑफिसर किस तरीके से जानकारी लेता है पूरी घटनाक्रम की। वो आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछता है, फिर पूछता है आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या उम्र है, फिर जहां ये घटना घटी वहां आप क्यों थे, कितनी बजे हुआ, आप क्या वहां हमेशा जाते हैं या वो आप उस दिन किसी कारणवश गए थे, जिस सामने वाले से जो भी आपकी बात हुई, जिसके साथ भी इस घटनाक्रम में जो और लोग भी इसमें शामिल हैं, उनसे आपका क्या संबंध है, क्या आप उनको जानते हैं। ऐसी छोटे छोटे घटकों में जब वो पूरे घटनाक्रम को तोड़ते हैं तो उन्हें स्पष्टता मिलती है कि ये जो घटना हुई, ये जो अप्रिय घटना है या कोई विचित्र घटना है, इस घटना के पीछे दोषी कौन है, किस तरीके से कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहिए। तो जब आप एनालिसिस करना सीख जाते हैं तो कई सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारे घटनाक्रम को छोटे छोटे घटकों में लिखना आना चाहिए। उसे लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है, आपकी लेखनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुधरने वाली है। थॉटफुल रिफ्लेक्शन मतलब विचारशील चिंतन। इसमें जब आपको मन में कोई गहरा विचार आ रहा है, आप किसी ध्यान में चले गए, होता है ना कभी कभी सोचते सोचते हम कहाँ से कहाँ, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ते 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 हम आगे तक चले जाते हैं, तो उससे आपको मिलती है विचारों की शुद्धता। आप बहुत सारी चीज़ों को और ज़्यादा स्पष्ट तौर पे समझ पाते हैं। कभी आपने सिर्फ सुना था, फिर आपने उसके बारे में सोचा, फिर आपने उस सोच के ऊपर मंथन किया, उससे आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, और जितने आपके विचार स्पष्ट होंगे उतनी आपकी लेखनी भी स्पष्ट होगी। विचारशील चिंतन में एक खास जो बात हमको ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये हमारी पर्सनल और पेशेवर मतलब व्यवसायिक तौर पे हम जो भी काम करते हैं, प्रोफेशनली हम जो भी काम करते हैं, उन चीज़ों में हमारी जो फैमिलियरिटीज़ हैं, फैमिलियरिटीज़ को हम बोलते हैं परिचिति, जो भी हम जानकारी हमारी है, इन सारी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। विचारशील चिंतन के दौरान हम पर्सनल लाइफ में क्या सीख रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या सीख रहे हैं, हम किन चीज़ों के बारे में हमारी जानकारी है, हमारे अनुभव हैं, किन लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, इन सारी बातों को समाहित करके ही विचारशील चिंतन पूरा होता है। और जब ये सब कुछ हम सही तरीके से सोचेंगे तभी हम, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं लिखित संचार की, तो हमारी हर बात किसी भी तरीके से लिखित संचार से जुड़ी हुई है, तो हम तभी अच्छे से लिख पाएंगे जब हम अच्छे से सोच पाएंगे। एक और चीज़, कभी कभी ना हमें कोई चर्चा करनी है, बात करनी है, लिख के किसी को कुछ नहीं भेजना, तो उस बात करने के लिए भी अगर आप लेखन करें फिर चर्चा करें, या आप किसी और माध्यम से संचार करना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी को अपनी आवाज़ में कुछ रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं। याद है गाना भी जब कोई गाता है, गाना रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके पहले गाने को लिखा जाता है, उसकी धुन बनाई जाती है, उसके बारे में सोचा जाता है कि कहाँ पे आलाप ऊपर जाएगा, कहाँ नीचे आएगा। तो जब कभी भी आपको कुछ लिखना है तो उस या बात करनी है, उस सब चीज़ों के पीछे आपकी सही सोच का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात हो रही है रिवीजन और एडिट की। रिवीजन मतलब संशोधन, एडिट मतलब संपादन। अरे भाई, जब मैं अपनी लिखी चीज़ को 2 से 4 बार पढ़ूंगा तो ये पक्का है कि मुझे ये एहसास होगा कि मैं इस बात को और बेहतर तरीके से इन शब्दों की जगह उन शब्दों में लिख सकता हूँ। तो शब्दों का हेरफदल जो पॉसिबल है वो हो सकता है वहाँ पे। साथ ही साथ हो सकता है कि मैं कुछ बातों को हटाना चाहूँ और कुछ नई बातों को उसमें जोड़ना चाहूँ। तो ये जो एडिट है, ये जो संशोधन है, ये तभी होगा जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, जब आप बार बार दोहराएंगे। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखना चाहते हैं तो आपको बार बार दोहराना पड़ेगा और ज़रूरत के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करना पड़ेगा। इसी चीज़ को अगर हम और बेहतर तरीके से समझें तो आप देखिएगा ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं जब हम दोहराते हैं चीज़ों को। हमने ही लिखा था और हमने लिखते वक्त तो हमारे दिमाग में तो सही लिखा था, बट जब पेपर पे वो लिखा गया तो वहाँ पे कुछ त्रुटियाँ हो गई, कुछ गलतियाँ हो गई। हो सकता है वो मात्राओं की गलतियाँ हो सकता है वो वाक्य बनाने में कोई गलती हो। तो ऐसी व्याकरण से संबंधित ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जिनको कहते हैं, ये मिस्टेक्स भी आपको तभी पता चलेंगी जब आप रिवीजन बार बार करेंगे। एक और चीज़, बातचीत में हम हमारे बात के लहजे को, ठहराव को,
आवाज़ जो हमारी निकल रही है, इसमें कभी इसको ऊपर लेके जाना, कभी इसको नीचे लेके आना, हमारी शैली, हमारी टोन, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं बातचीत के दौरान, मौखिक संचार में। पर लिखित संचार में भी इन चीज़ों का उतना ही महत्व है जितना कि मौखिक संचार में है। तो आपके लिखित संचार में एक जैसी टोन चले, एक जैसी शैली चले, आपकी सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हों, बातों का बहुत बार दोहराव ना हो कि आपकी पिछले अनुच्छेद में, उस पैराग्राफ में जो आपने बोला था, जो लिखा था, वही आप आगे लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, बातों को वहीं घुमा रहे हैं। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप समय से करते रहेंगे रिवीजन एंड एडिट। रिवीजन और एडिट करने का एक खास तरीका मैं आपको बताता हूं। आप खुद तो अपनी लिखी हुई बातों को देखेंगे ही सही, उन्हें दोहराएंगे, उनमें उचित बदलाव भी लाएंगे, लेकिन कोशिश करिए जो आपने लिखा है वो अपने प्रियजनों को, या ऐसा कोई भी इंसान जो आपको बेहतर तरीके से समझता है या उसे इस चीज की गहरी समझ है, उसे नॉलेज है, ऐसे लोगों से भी आप फीडबैक, प्रतिक्रिया ले सकते हैं। उन्हें अपना आर्टिकल पढ़ने के लिए भेजिए। उन्हें पूरा ना भेजें तो 2 पेज 4 पेज का एक आर्टिकल भेजिए कि मैंने एक पुस्तक लिखी है, एक लेख लिखा है, इसका 1 पेज आपको भेज रहा हूँ या पूरा लेख आपको भेज रहा हूँ, इसे पढ़ के मुझे बताइए आपको कैसा लगा और इसमें कोई उचित बदलाव लाने की ज़रूरत है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। तो जब आप इस तरीके से लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे, फीडबैक लेना बोलते हैं इसको, तो जब आप फीडबैक लेंगे तो इससे आपकी लेखनी में बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है। फिर जब कभी भी आप रिवाइज करते हैं, रिवीजन जिसको हम बोलते हैं ना, एग्जाम में भी हमको परीक्षा के दौरान बोला जाता है कि रिवीजन करो, बार बार दोहराओ। तो जब कभी हम रिवाइज करते हैं तो हमें सारी की सारी सामग्री एक क्रम में याद होने लगती है। यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगली बार इससे संबंधित अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मुझे वो क्रम सबसे पहले ध्यान आएगा। तो रिवीजन का एक बड़ा फायदा है कि आप इसे याद करने के लिए भी, जो आपने लिखा उसे बार बार दोहराया, आप याद करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की। फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। तो जो हम यार दोस्तों में बातें करते हैं वो अनौपचारिक बातें हैं, जहां हम कैसे भी बात कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, अपने ऑफिस के बॉस से बात करते हैं तो वहाँ हम औपचारिक तरीके से बात करते हैं। अगर हम किसी बड़े अफसर से मिलेंगे तो वहाँ औपचारिक तरीके से बात करेंगे। ठीक इसी तरीके से जब आप कुछ लिख रहे हैं, जब मैसेज लिख रहे हैं अपने दोस्त को, तो अनौपचारिक तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन वहीं आप एक प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं किसी अफसर को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, अपने सहयोगी को भी अगर आप कोई काम में मदद के लिए एक पत्र लिख रहे हैं तो वो एक औपचारिक पत्र होता है। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक सही सटीक संरचना होती है और इस संरचना के अनुसार ही किसी भी औपचारिक पत्र को लिखना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी दस्तावेज की बात कर रहे हैं तो वो एक औपचारिक दस्तावेज है, तो उसका अपना एक दिशा निर्देश होगा, उसका अपनी एक संरचना होगी और ये रिकॉर्ड के तौर पे आगे भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसको सही तरीके से लिखना होगा, उसके अपने नियम कायदे हैं, उन नियम कायदों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक संरचित स्वरूप का पालन करते हुए और सही भाषा का उपयोग करते हुए हम ज़्यादा पेशेवर दिखते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आते हैं कि हमें हमारा काम सही तरीके से आता है। तो याद रखिए दोस्तों, जब कभी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की बात हो तो कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि आप कोई बात लिख रहे हैं तो वो घटना कब हुई या ये कार्यक्रम कब होने वाला है, तो उसकी तारीख है, वो तारीख वहाँ लिखना बड़ा आवश्यक है। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन मतलब औपचारिक दस्तावेज जब आप बना रहे हैं उस समय। साथ ही साथ किन लोगों के नाम वहां हमें लिखने होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम वो नाम भी वहां लिखें, वो तारीखें भी लिखें और लिखें कि इन लोगों के द्वारा ये काम किया जाएगा, ये काम किया गया, और फिर नीचे उन सबके हस्ताक्षर जैसी चीजें भी इस औपचारिक दस्तावेज में शामिल होनी चाहिए। सबसे खास बात, जब भी कोई चीज औपचारिक तौर पे लिखी जा रही है तो वो घटना, वो जानकारी आप हवा में नहीं दे सकते कि बस आपने कहीं से सुनी, थोड़ा बहुत कहीं पढ़ लिया। नहीं, पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि बात सटीक तरीके से जानी चाहिए। ये औपचारिक पत्र है, ये औपचारिक सूचना है, इसमें आपकी वो जो आदत है ना टालम टोल करने वाली,
कुछ भी लिख दिया बाद में देखी जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। तो औपचारिक डॉक्यूमेंटेशन जब हम कर रहे हैं, जिसको फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, तो इस दौरान हर संगठन का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अपनी एक नीतियां, पॉलिसीज होती हैं, तो वो एक नियम कायदे से चलते हैं। तो आपके औपचारिक दस्तावेज में उन नियम कायदों का पालन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनके नियम कायदों के अनुसार नहीं लिख रहे हैं, आप अपने नियम कायदे के अनुसार लिख रहे हैं, तो वो आपकी बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं बोला जाएगा। साथ ही साथ जब कभी भी हम कोई डॉक्यूमेंटेशन करें, मतलब दस्तावेज बनाएं, डॉक्यूमेंटेशन वर्ड अब तक आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था कुछ कुछ अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये शब्द आज की तारीख में कहीं भी किसी ऑफिस में, आप हिंदी मीडियम से पढ़ें, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, दस्तावेज कोई नहीं बोलता। हिंदी मीडियम वाला भी आदमी बोलेगा डॉक्यूमेंट, इंग्लिश मीडियम वाला आदमी भी बोलेगा डॉक्यूमेंट। तो याद रखिए, फॉर्मल डॉक्यूमेंट मतलब औपचारिक दस्तावेज, जिस चीज को हम ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं या भविष्य में किसी संदर्भ में उसका कानूनी तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सके, ये हैं हमारे औपचारिक दस्तावेज। और इनके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी, एक प्रासंगिकता, एक सब्जेक्ट, एक संदर्भ, इसको हमेशा विशेष तौर पे आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। अब जब हम ये जान गए हैं कि औपचारिक दस्तावेज क्यों बनाने हैं और कैसे बनाने हैं, तो ये दस्तावेज जो भी इस्तेमाल करे उसको बड़ी आसानी से समझ में आए, उसकी पहुंच इस तक बड़ी आसान हो, इसी को हम बोलते हैं असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी का मतलब है इसका सरल तरीके से उपयोग किया जा सके सभी व्यक्तियों के द्वारा जो भी इससे संबंधित है। और अगर आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं दस्तावेजीकरण, ये आपने किया और ये सबके लिए है, तो हर आदमी तक उसकी पहुंच सरल हो, ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। साथ ही साथ जब कभी भी आपने देखा है कई बार गूगल शीट, अगर आप जानते हो, तो एक ऑफिस के 10 कर्मचारी अगर एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो सब एक गूगल शीट लेते हैं, क्योंकि सबका काम बटा हुआ है। जो पहला है वो कोई एक काम करेगा, उस काम के होने के बाद या उस काम के साथ साथ 2 लोग जो बाकी के हैं, 2 और 3, वो लोग बाकी का काम करेंगे। वो काम हो जाएगा तो 4, 5, 6 हैं, वो आगे का काम करेंगे। पर ये सारे काम एक साथ मिलजुल के हो जाएं, तो इसके लिए गूगल शीट होती है। हर आदमी जो काम कर रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया उसने कि मैंने ये काम कर दिया, इतनी तारीख को ये मेरा वाला काम समाप्त हो गया। अब दूसरे आदमी को सूचना अपने आप मिल गई, क्योंकि वही शीट, आजकल तो जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो वही शीट अब इसकी ईमेल में, इसके फोन में उसके साथ जुड़ी हुई है, तो उसको तुरंत इस बात की सूचना मिल गई कि ये काम हो चुका है, अब मेरा काम चालू हो गया। तो ये जो उपयोग का तरीका है, सरल उपयोग का तरीका, सामूहिक उपयोग का तरीका, पर्सनल खुद के उपयोग का तरीका, ये हमेशा सरल होना चाहिए। जितना सरल होगा उतना ही आपका दस्तावेज मजबूत भी माना जाएगा, और साथ ही साथ उसकी वैल्यू जो है, जो उसकी आप समझ सकते हैं ना, उसका जो महत्व जो है वो भी उतना ही ज़बरदस्त होगा। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट भी देना चाहिए। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, आप जो हैं वो ये सुनिश्चित करें कि जो भी चीज़ आप बता रहे हैं उसका कोई विकल्प भी आपके पास है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई दस्तावेज के लिए कहते हैं कि मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी है और हार्ड कॉपी भी है। सॉफ्ट कॉपी मतलब पेन ड्राइव में है, कंप्यूटर के अंदर है, और हार्ड कॉपी मतलब मैंने उसका प्रिंट निकाल लिया और वो मेरे पास ऐसे हाथ में मेरे कागज़ मौजूद हैं। तो सॉफ्ट कॉपी भी है और हार्ड कॉपी भी है। अगर हम किसी को सॉफ्ट कॉपी मैसेज से, ईमेल से भेज नहीं पा रहे, तो हार्ड कॉपी हम किसी को दिखा सकते हैं या उसको कुरियर कर सकते हैं, या उल्टा भी हो सकता है, अगर किसी को हम हार्ड कॉपी नहीं पहुंचा पा रहे तो उसको सॉफ्ट कॉपी पहुंचा देंगे और वो वहां पे उसका प्रिंट ले लेगा। तो ये तरीका है वैकल्पिक व्यवस्था। तो आप जब भी कोई दस्तावेज बनाएं तो उसके इस्तेमाल के लिए आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखिए, सिर्फ दस्तावेज बनाना या कोई लेख लिखना यही हमारा उद्देश्य नहीं है। वो सही जगह तक पहुंचे, वो सही लोगों तक पहुंचे, उसे सब लोग पढ़ पाए, जिसकी उसको ज़रूरत है, जिसके लिए हमने वो लेख बनाया, वो दस्तावेज तैयार किया है, वो वहां तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आगे अगर हम बोलें
कि हमको करना क्या चाहिए, कि किस तरीके से ये उपयोग जो है सरल हो जाए। तो समय समय पे इसका उपयोग करके देखिए ना, इसी को बोलते हैं टेस्टिंग प्रोसेस। हम बात बात पे जांच रहे हैं, एक प्रक्रिया हमने बना ली कि हाँ भाई 10 लोगों में अब हमने सबको काम दे दिया कि इस दस्तावेज से आपको जो जो जानकारी मिलती है वो जानकारी हमें बताइए। अब वो 10 लोगों ने जब अपनी जानकारियां, एक ही दस्तावेज 10 लोगों को दिया, तो उन्होंने जब उससे जानकारियां निकाल के दी तो हमें पता चला कि जो सच में हम भेजना चाहते थे संदेश, जो इंफॉर्मेशन हम देना चाहते थे, जो सूचना आगे तक हमें पहुंचानी थी, वो क्या इस दस्तावेज से मिलती है। तो इसको बोलेंगे टेस्टिंग करना। डॉक्यूमेंट की टेस्टिंग अगर सही तरीके से हो गई है तो आप आखिरी में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी लोग उस डॉक्यूमेंट को, उस दस्तावेज को इस्तेमाल कर रहे हैं और या जिन्होंने उसे बनाया है, उन सब ने जो उचित मानदंड हैं उनको ज़रूर फॉलो किया हो, उनका पालन ज़रूर किया गया हो। अगर उचित तरीके से बनाए गए हैं, सारी बातों का ख्याल रखा गया है, तो आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से तैयार है। मौखिक संचार में हमें आगे एक और नई चीज सीखने को मिलेगी और उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन कोलैबोरेशन। ऑनलाइन कोलैबोरेशन का मतलब समझे, हम ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से दूसरे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, हम उन्हें भी सहयोग दे रहे हैं और उनका भी सहयोग ले रहे हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या दोनों साथ में मिलके एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऑनलाइन टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप देखिएगा, अगर आपने कभी कैनवा यूज किया है तो एक उस कैनवा में बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं एक ही टीम के, और एक ही डिजाइन पे एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। अगर आप कैनवा नहीं जानते तो शायद आपने गूगल शीट सुना हो। गूगल शीट के माध्यम से 10 लोगों की, 15 लोगों की या कोई भी एक टीम अपने अपने काम बांटते हुए एक ही शीट पे उसका दस्तावेज तैयार कर सकती है। सब लोग अपने काम को वहां पे दिखा सकते हैं कि मैंने ये कर दिया है, और वो उसने जो लिखा वो एक साथ सबको दिखाई देगा। तो अगर हमने 10 लोगों को अलग अलग काम बांट दिए थे तो टीम 1 में 1 और 2 लोगों ने काम किया, टीम 2 में 2, 3, 4 लोगों ने काम किया। तो इनका साथ काम चल रहा है, इसके काम होने के बाद दूसरे के काम चालू होगा। ये सारा दस्तावेजीकरण एक साथ गूगल शीट पे देखा जा सकता है बहुत सारे लोगों के द्वारा एक ही समय में, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम एक्सपीरियंस। रियल टाइम एक्सपीरियंस को अगर हम बोले तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन का तरीका है, ऐसा संचार का माध्यम है जिससे एक ही बात हमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग जाके बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक ही समय में बहुत सारे लोग, जो भी हमने चुने हुए लोग हमारे हैं, उनमें से जिस किसी को भी हमें बात पहुंचानी है एक साथ एक ही समय में पहुंचाई जा सकती है। इसमें एक और खास बात है, जो आपका दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए, वो डॉक्यूमेंट्स बड़ी आसानी से शेयर किए जा सकते हैं, साथ में एडिट किए जा सकते हैं, ये फाइल्स भेज सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, और पूरी तरीके से एक प्रतिक्रिया ली जा सकती है, एक फीडबैक सिस्टम तैयार किया जा सकता है। थोड़े थोड़े अंग्रेजी के शब्द बढ़ने लगे हैं, लेकिन ये आपके लिए बड़े ही आवश्यक हैं। आगे अगर मैं आपको समझाऊं कि ऑनलाइन कोलैबोरेशन मतलब ऑनलाइन सहयोग से आपको क्या फायदा मिलेगा, तो आप देखिएगा, जब मैं अकेला काम कर रहा हूं और काम खत्म करने के बाद किसी को सूचना देता हूं, तो हो सकता है कि मैं अपनी डेडलाइंस, अब डेडलाइंस का मतलब क्या है, हम हमारी एक सीमा बनाते हैं कि मैं 3 दिन में ये काम खत्म कर लूंगा। लेकिन जब एक ही शीट पे सबको दिख रहा है कि मैंने ये बोला है कि मैं 3 दिन में, वहां लिखा है कि मैं 3 दिन में काम खत्म कर लूंगा, या मैंने 3 दिन में काम खत्म कर दिया, ये सबको दिख रहा है, तो आगे वाले लोगों के ऊपर भी इस बात का असर पड़ता है कि वो भी अपनी डेडलाइंस मतलब समय सीमा को हर हाल में ध्यान में रखें। तो ये ऑनलाइन कोलैबोरेशन हम किसी व्यक्ति के साथ भी कर सकते हैं और किसी ऑनलाइन टूल के साथ भी कर सकते हैं। टूल का मतलब समझते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन। एक व्हाट्सएप अपने आप में एक एप्लीकेशन है जो आपके संदेश इधर से उधर भेजती है, फोटो भेजती है, वीडियो भेजती है, वॉइस नोट भेजती है। व्हाट्सएप तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कई सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको कैनवा बताया, गूगल शीट बताया, और भी न जाने कितने टूल्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप अपने दस्तावेज को, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी आप आर्टिकल लिखते हैं, उन सारे लेखों को एक साथ कई सारे लोगों से साझा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक साथ मिलके एक ही लेख पर, एक ही दस्तावेज पर काम कर सकते हैं। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से ऑनलाइन टूल्स हैं जो आपके काम के हो सकते हैं।
आगे मैं बताना चाहूंगा कि आजकल जमाना ना ऑनलाइन मीटिंग्स का है। जैसे कोविड के दौरान तो अगर आप देखें तो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, मतलब घर से ही काम चल रहा था, क्योंकि कहीं आना जाना पॉसिबल नहीं था, अलाउड नहीं था, आप जा नहीं सकते थे। लेकिन जो ऑफिस है वो आपके कंप्यूटर से चल रहा था, और उसी दौरान लोगों ने जूम जैसी कई मीटिंग्स अटेंड की। इन मीटिंग्स में खास बात क्या थी कि हमें एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता था, और हम एक दूसरे से दस्तावेज जो थे, हमारे डॉक्यूमेंट्स, वो शेयर भी कर लेते थे, भेज सकते थे, दिखा सकते थे। जो प्रेजेंटेशन एक पीपीटी बनता था, उस तरह के प्रेजेंटेशन को हम बहुत सारे लोगों को एक साथ दिखा पाते थे। तो ये ऑनलाइन टूल्स की ये जो महत्व है उसको समझाने की एक छोटी सी मेरी कोशिश थी। आप समझिएगा, ऑनलाइन कोलैबोरेशन में, ऑनलाइन सहयोग के अंदर हम ना एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां हम साथ न होके भी साथ हैं, मतलब एक टीम वर्क नजर आ रहा है। जहां हम एक दूसरे से बात ना करके भी बात कर रहे हैं, मतलब एक जबरदस्त संचार हो रहा है, और एक नए तरीके के काम को बढ़ावा मिल रहा है, जहां पे कम चीजों के साथ, छोटे ऑफिस के साथ आप बहुत सारे लोग एक साथ काम कर पाते हैं। ये सब कब पॉसिबल है, ये कब संभव हो पाएगा? जब आप किसी भी बात को सही तरीके से लिख पाएंगे। क्योंकि जब ऑनलाइन कोई बात चलेगी तो आप बोल नहीं रहे हैं, एक दूसरे को हर बार दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो सूचना सामने वाले तक पूर्ण रूप से जा रही है। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मौखिक संचार के बाद हमने लिखित संचार की भाग 3 में सीखा, इसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे खास बात क्या है कि आप जब भी कुछ लिखें तो वो एक दस्तावेज बन जाता है। याद रखिएगा इस बात को। आज अखबार में कोई एक लेख आया, 10 साल बाद किसी घटना के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि आप हर एक बात वो लिखें जो तथ्यात्मक हो, जो सच हो, जिसके बारे में आपने अच्छे से रिसर्च की हो, अच्छे से जाना हो, खोजबीन की हो। आपके शब्दों का चयन सही होना चाहिए, आपकी भाषा की शैली सही होनी चाहिए, और आपकी बात सिर्फ आप तक ना रह जाए, इसकी वैश्विक पहचान बने, इसकी वैश्विक पहुंच बने। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको ऑनलाइन टूल्स के बारे में भी जानना पड़ेगा, और सबसे खास बात, जो लिखा है उसकी समीक्षा करते रहिए, उसको दोहराते रहिए, उसका संशोधन करिए, उसका संपादन करिए, और आप बन जाएंगे एक बेहतरीन लेखक। अब लेखक बनना भले ही आपका उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब कभी भी आपको कहीं लिखना हो तो आप एक बेहतरीन लेखनी लिखें। ये सीखना हम सबका उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके साथ बना रहूंगा। धन्यवाद।